गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 12th के राजनीति विज्ञान की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 1 के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 2 को देखा, जिसमें हमने सोवियत व्यवस्था की स्थापना एवं सोवियत व्यवस्था की विशेषताएं और सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में हमने समझा। दोस्तों, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके पश्चात पूरी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वैश्विक राजनीति में बहुत परिवर्तन आ चुका था। तो आज हम पार्ट 3 में सोवियत संघ के विघटन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिणाम को समझेंगे और शॉक थेरेपी एवं इसके परिणाम को जानेंगे। यूएसएसआर के विघटन के पश्चात नवोदय गणराज्य में संघर्ष एवं तनाव के बारे में समझेंगे। भारत एवं पूर्व साम्यवादी देश के संबंध के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम से। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला है वो राजनीतिक परिणाम है। शीत युद्ध राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ था सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, क्योंकि यूएसए एवं यूएसएसआर के मध्य शीत युद्ध का दौर चला। तो यूएसएसआर की अब समाप्ति हो चुकी थी 1991 में, तो शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई। साथ ही साथ विचारधारात्मक विवाद अब मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि उदारवादी लोकतंत्र श्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। जैसे कि आप सबको पता है कि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को प्रेजेंट करता था और साथ ही साथ यूएसए पूंजीवादी एवं उदारवादी लोकतंत्र को प्रेजेंट करता था। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ऐसा माना गया कि साम्यवाद की समाप्ति हो चुकी है और साथ ही साथ उदारवादी लोकतंत्र के रूप में, एक श्रेष्ठ धारणा के रूप में उदारवादी लोकतंत्र उभर करके विश्व पटल पे आया। अगला परिणाम हथियारों की होड़ की समाप्ति थी। शीत युद्ध के दौरान, जैसा कि हमने पहले समझा कि शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा अत्यधिक हथियार का निर्माण किया गया ताकि अपने आप को मजबूत रखा जाए। हथियार को शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया। अब शीत युद्ध के समाप्ति के साथ साथ ही हथियार की होड़ की समाप्ति हुई और साथ ही साथ विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में बदलाव आया। विचार के रूप में अगर हम देखें तो जो पूंजीवादी विचार था वो मजबूती से उभर करके विश्व पटल पे आया और साथ ही साथ कुछ संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं प्रभावशाली रूप में उभर करके सामने आया। अब हम इसका आर्थिक परिणाम को जानेंगे, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली बनकर के स्थापित हुआ, क्योंकि जो सोवियत व्यवस्था थी वो साम्यवादी व्यवस्था थी और सोवियत व्यवस्था का विघटन हो गया। तो विश्व में अब जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो सर्वमान्य व्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण हो गई और रूस और अन्य देशों में शॉक थेरेपी जैसी नीति से आर्थिक संकट आया। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, हम शॉक थेरेपी के बारे में अभी आगे चल कर के हम समझेंगे कि शॉक थेरेपी क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा पूर्व यूएसएसआर के देशों के ऊपर में। अब हम सोवियत संघ के विघटन के सामाजिक परिणाम को जानते हैं, जिसमें सर्वप्रथम
हम देखेंगे कि विघटन के फलस्वरूप लोगों की जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आया। खुली अर्थव्यवस्था के कारण नई संस्कृति और विचार का आगमन हुआ। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में, जो कि एक योजनाबद्ध व्यवस्था थी, और साथ ही साथ साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था से कम खुली हुई व्यवस्था मानी जाती थी, जो सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक मॉडर्न नहीं था। पूंजीवादी व्यवस्था एक आधुनिकीकरण का प्रतीक था। तो जब साम्यवादी व्यवस्था का विघटन हो गया तो खुली अर्थव्यवस्था के कारण इन सभी नव उदित देशों में नई संस्कृति और विचार का आगमन हुआ और इस प्रकार से समाज में व्यापक बदलाव देखने को मिला। जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़े, जैसे चेचन्या में हिंसा, रूस और यूक्रेन विवाद, जो कि अभी भी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 3 साल से रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद अभी भी चल ही रहा है। और आगे इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो यूएसएसआर 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, उनसे जो देश स्वतंत्र हुए, बाद में उन सभी के मध्य किस प्रकार की समस्याएं आई और उन सब के मध्य संघर्ष का दौर चला, उन चीज़ों के बारे में भी आगे चल कर के हम बात करेंगे। सामाजिक परिणाम में एक और है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रसार हुआ। कई नव गणराज्य में संविधान बना तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने सोवियत व्यवस्था में देखा था कि जो सोवियत संघ था, वहाँ पे एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो उसके जो शासक थे वो निरंकुश होते चले गए, जिन्होंने जनता का शोषण किया। और उन्हीं के खिलाफ जब जनता जागरूक हुए तो बाद में जाकर के जो 15 गणराज्य मिलकर के सोवियत यूनियन का गठन हुआ था, उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और बाद के वर्षों में जाकर के इन गणराज्यों में संविधान का निर्माण हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। भले ही कुछ ऐसे कारण रहे कि लोकतंत्र की जड़ वहाँ पे उतनी मजबूत नहीं हो पाई उस समय में, लेकिन फिर भी जो एक दलीय व्यवस्था थी वहाँ पे, जो साम्यवादी व्यवस्था थी, उससे बहुत ही अलग एक नई राजनीतिक व्यवस्था का वहाँ पे उदय हुआ। तो अब हम देखते हैं कि साम्यवादी शासन की जब समाप्ति हो गई सोवियत यूनियन में, उसके बाद वहाँ के जो अर्थव्यवस्था है उसको बदलने के लिए, उसको साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ लाने के लिए शॉक थेरेपी नाम के एक टर्म को यूज किया जाता है, जिसका उपयोग किया गया, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित एक मॉडल था। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश में पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ लौटने के लिए इस मॉडल को अपनाया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया, हिंदी में जिसका अर्थ है आघात पहुंचा करके उपचार करना। शॉक थेरेपी की मुख्य विशेषताओं को हम जानते हैं कि इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, इसके तहत क्या किया गया, क्या निर्णय लिया गया। तो जो सर्वप्रथम है, राज्य के नियंत्रण का अंत कर दिया गया, सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके तहत सरकारी संपत्तियां निजी कंपनियों को बेच दी गई। कहा जाता है कि 90% जो सरकारी संपत्ति थी इसको निजी हाथों में सौंप दिया गया। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। साम्यवादी व्यवस्था में जो वहाँ की बाजार व्यवस्था थी वो ओपन मार्केट नहीं थी। इससे इतर जब शॉक थेरेपी के तहत मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जो कि पूंजीवादी अवधारणा में इसकी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, दाम तय करने का अधिकार अब
सरकार के बजाय बाज़ार आधारित डिमांड और सप्लाई के नियम पर आधारित हो गया। विदेशी व्यापार को खोला गया। ओपन मार्केट सिस्टम के तहत विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया। अन्य देशों के साथ आयात निर्यात के रोक को हटा दिया गया ताकि विदेशी कंपनियां निवेश कर सकें वहाँ पे। इसके बाद मुद्रा को स्वतंत्र कर दिया गया। रूसी मुद्रा रूबल की कीमत बाज़ार द्वारा तय होने लगी। अब रूबल की कीमत सरकार के द्वारा तय नहीं करके बाज़ार आधारित मुद्रा की वैल्यू स्थापित हो गई। सरकारी सहायता प्राप्त समाप्त कर दिया गया। कृषि और उद्योग पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी समाप्त कर दी गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में कृषि भी सरकार के नियंत्रण में था और उद्योग भी सरकार के नियंत्रण में था। इन सभी चीज़ों के ऊपर में सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती थी या तो पूर्णतः सरकार इन चीज़ों को कंट्रोल करती थी, लेकिन इन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया और इसे निजी हाथों में सौंप दिया गया। एक चीज़ जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि इन सभी बदलावों में जब सरकारी संपत्तियों को निजी हाथ में सौंपा जा रहा था तो आम पब्लिक को भी इसमें मौका दिया गया था, लेकिन बहुत सी पब्लिक इसमें भाग नहीं ले पाए। उन लोगों ने अपनी पर्ची को जो दूसरे को हाथों में सौंप दिया, बहुत सारे काला बाजारी हुआ। इन सब वजह से जो आम पब्लिक थे उनको इन चीज़ों से बहुत अधिक फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। जैसे कि हम आगे अभी इसमें देखेंगे कि शॉक थेरेपी का जो परिणाम रहा वो सकारात्मक बहुत ही कम और अधिकतर नकारात्मक परिणाम ही रहा। शॉक थेरेपी के तहत मुख्यतः जो आर्थिक बदलाव किया गया उसका पूर्व सोवियत गणराज्य के देशों पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा, क्योंकि यह समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का काल था। इस काल में बदलाव क्रमबद्ध तरीके से किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत अचानक किए गए आर्थिक बदलाव से पूर्व यूएसएसआर के देश जो नवस्वतंत्र देश थे, जो 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद विश्व पटल पे उदय हुए थे, इनके ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ा शॉक थेरेपी का। तो शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे उन चीज़ों को हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी का क्या परिणाम था और वहाँ की अर्थव्यवस्था को शॉक थेरेपी ने किस प्रकार से प्रभावित किया। इन चीज़ों को हम अभी समझेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो रूस की अर्थव्यवस्था पे जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो ये था कि रूस की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई। वहाँ पे मुद्रास्फीति बढ़ गई, महंगाई अत्यधिक हो गई और रूसी मुद्रा रूबल की महत्व अत्यधिक कम हो गई और साथ ही साथ सामाजिक असमानता बढ़ गई। कुछ लोगों ने अत्यधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि बहुत से लोग गरीब हो गए। अमीर और गरीबों के मध्य असमानता में बढ़ोतरी हुई और साथ ही साथ जो वहाँ पे बौद्धिक वर्ग के जो लोग थे, जो अकादमिक कार्य में और बौद्धिक कार्यों में लगे हुए लोग थे, वो देश के स्थिति को देखते हुए उन लोगों ने वहाँ से पलायन कर लिया और वो सुविधा अनुसार किसी अन्य देश में जा कर के बस गए, वहाँ रहने लगे, जिससे कि बौद्धिक रूप से भी इन सभी देशों को भारी नुकसान पहुँचा। आपको एक टर्म याद रखना चाहिए कि शॉक थेरेपी के समय में जो चीज़ें बेची गई, निजी हाथों में दी गई, उसकी कीमत इतनी कम थी कि शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में हम ऊपर भी बता चुके हैं वीडियो में कि शॉक थेरेपी के तहत जब संपत्ति को सरकार के हाथ से निजी हाथों में दिया जा रहा था तो तकरीबन 90% जो सरकारी संपत्ति थी
उसको निजी हाथ में सौंप दिया गया। दोस्तों, आज का जो विषय, आज का जो टॉपिक है, उसको हम यही विराम देते हैं और इस चैप्टर में एक और पार्ट लेकर के हम आएंगे कल, और उस पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा जिसमें हम जो यूएसएसआर से स्वतंत्र हुए देश हैं, नव स्वतंत्र गणराज्य के मध्य जो तनाव और संघर्ष का दौर चला, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नए देशों का उदय हुआ, वहाँ पे शॉक थेरेपी नाम का मॉडल अपनाया गया, जो कि बहुत ही सफल नहीं रहा। उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े अर्थव्यवस्था के ऊपर में। इस वजह से वहाँ पे गरीबी बढ़ी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब गरीबी बढ़ती है तो समाज में संघर्ष और तनाव का दौर आरंभ होता है, देशों के मध्य तनाव एवं संघर्ष का दौर आरंभ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी तनाव एवं संघर्ष का दौर चला, जो अभी भी चलता आ रहा है। अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के मध्य अभी भी 3 साल से लगभग तनाव के दौर चल ही रहे हैं, युद्ध चल ही रहा है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा पूर्व साम्यवादी देश एवं भारत का संबंध किस प्रकार से उस समय में था, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भी मैं इसको जोड़ूंगा और इन चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।